हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो मंजिलों की पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्र पर भी पत्थर के पुल बना देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मानव पाचन तंत्र। पिछले वीडियोज़ की भांति काफ़ी बेस्ट तरीके से आपको हम पाचन तंत्र पढ़ाने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का दबा के लाइक और शेयर, साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चले तो जल्दी से सब्सक्राइब करो यार। चलिए, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में, ठीक है, जो कि बेस्ट यूजफुल होगा आपके लिए। कोई भी ये व्यक्ति देख सकते हैं इस वीडियो को, ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट ही देखे, सारे लोग देख सकते हैं, क्योंकि मतलब कि पाचन तो हर एक जीव में, हर एक मानव में होता है, तो इसीलिए आप सभी को देखना अति आवश्यक है। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले पाचन तंत्र में क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पाचन तंत्र में केवल मुख तक आज मैं पढ़ाऊंगा, वो भी कंप्लीट नॉलेज, मुख तक आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। वैसे अंग जो भोजन को पचाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। क्या करते हैं? भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहा जाता है। इसमें जटिल भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि जटिल जो पदार्थ होते हैं, मान लीजिए इतना बड़ा पदार्थ है तो इसको तोड़ तोड़ के छोटा छोटा कर देता है इसमें, यही इसका प्रोसेस है, ठीक है। तो मतलब कि पाचन एक प्रक्रिया है और तंत्र मतलब मशीन, आप समझ सकते हैं कि उसमें एक ही तरीके के मशीन एक पूरा तंत्र बनाया जाता है, लेकिन उसमें पार्ट अलग अलग होता है। तो वैसे ही पाचन तंत्र एक मशीन की भांति कार्य करता है। उसमें आज हम मुख वाले पार्ट को पढ़ने वाले हैं। तो चलो बात करते हैं कि पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आहार नाल, क्या आहार नाल, एलिमेंट्री कैनल जिसको बोलते हैं। सबसे पहले आहार नाल, उसके बाद आहार नाल क्या होता है वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। संबंध जो जुड़ी पाचक ग्रंथि, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि खाना कहाँ से, मुख से मेरा स्टार्ट होता है और नीचे यहाँ मलद्वार तक सेवा समाप्त होता है, खाना पचने का पूरा क्रिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जो आहार नाल मुख से लेकर नीचे मलद्वार तक जो भी प्रोसेस है, ठीक है, मतलब जो भी नाल है, नली टाइप के आहार नाल है, जहाँ तक भोजन रहता है उसे हम एलिमेंट्री कैनल यानी कि आहार नाल बोलेंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, आहार नाल क्या है। तो यह मुख्य गुहा से प्रारंभ होकर, मुख्य गुहा यानी कि हमारे मुंह से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। समझ में आया? आहार मतलब भोजन और नाल माने नली, भोजन के नली में ही रहता है। आहार नाल की टोटल लंबाई होती है 32 फीट। कितना होती है? 32 फीट। जितना हमारा लंबाई नहीं होता है उससे ज़्यादा आहार नाल की लंबाई होती है। तो आहार नाल के अंतर्गत मुख्य गुहा आता है, ग्रास नली आती है, आमाशय आती है और छोटी आंत आती है, बड़ी आंत आती है, मलाशय आती है तथा गुदा आती है। समझ में आया? तो इन सब में मैं आज बात करने वाला हूँ केवल मुख्य गुहा के बारे में। किसके बारे में? मुख्य गुहा के बारे में। आज हम बात करेंगे मुख्य गुहा के बारे में। तो चलो अब बात आती है इसके बारे में, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। आहार नाल तो समझ में आ गया कि मुख से लेकर गुदा तक के भाग को, नली को आहार नाल बोलते हैं। तो संबद्ध जुड़ी जो पाचक ग्रंथि है वो क्या है? तो आप समझें यहाँ पर डायरेक्ट कि आहार नाल है तो नली में भोजन जाने से थोड़े ना पच जाएगा, उसको पचाने के लिए पाचक ग्रंथि चाहिए, जहाँ से एंजाइम निकले, हार्मोन निकले, सारा कुछ, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत होती है। तो दो चीज़ों की पाचन तंत्र में भूमिका होती है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पाचन ग्रंथि क्या होती है। ये ग्रंथियां भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती है। जैसा कि आप लोगों ने सुना, इसके अंतर्गत लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय तथा अग्न्याशय आते हैं। समझ में आया? यानी कि इसमें केवल जैसे एक एक चीज़ जो जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है भोजन को पचाने के लिए, वे सारे ग्रंथियाँ इसमें आती है। इसीलिए बोला गया है संबद्ध पाचक ग्रंथि। क्या बोला गया है? संबद्ध पाचक ग्रंथि यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड। चलिए इसके बाद दिया है यहाँ पे कि पाचन की क्रिया मुख्य गुहा से प्रारंभ होती है। कहाँ से होती है? पाचन की क्रिया मुख्य गुहा से प्रारंभ होती है और पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। कहाँ पे पूर्ण होती है? छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है और बड़ी आंत में जल का एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण हो जाता है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं अपने सबसे पहले मुख्य गुहा से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले हम लोग मुख्य गुहा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे मुख्य गुहा में, जो कि
सारा कुछ आज आपको मुंह के बारे में मैं पढ़ा दूंगा, इसमें जो भी प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन हाँ, पाचन तंत्र पढ़ना है, इसीलिए मुख गुहा में, मुंह में भी काफ़ी चीज़ होती है, तो उस सारी चीज़ों के बारे में नहीं, ऐसे चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो मतलब हमारे लिए आवश्यक होगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मुख गुहा को इंग्लिश में बोला जाता है बक्कल कैविटी। क्या बोलेंगे? बक्कल कैविटी, कैविटी नहीं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है? मुख गुहा से प्रारंभ, यानी कि जो आपका भोजन का पचना होता है, जैसे ही आप भोजन को अंदर लेते हो तो आपका मुख गुहा से ही भोजन का पचना प्रारंभ हो जाता है। मुख गुहा एक खाली जगह होता है। तो आप बोलोगे सर मुख में और क्या होता है जब सब खाली होता है? तो मैं बताता हूँ कि एक जीभ, 3 जोड़ा लार ग्रंथि तथा 32 दांत पाया जाता है मुंह में। इसके अलावा और पाया जाता होगा तो कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में बताओ हमको, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं पाया जाता है। चलो बात करते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा यहाँ पे पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे, जीभ को पहले कट करेंगे, जीभ को नहीं पढ़ना है, क्योंकि जीभ से हमारा कोई भी काम है, जीभ जो है उलटने पलटने और भोजन को निगलने का काम करती है, आप डायरेक्ट समझ लेंगे। उसके बाद 3 जोड़ा लार ग्रंथि पढ़ना है, तो इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ, और 32 दांतों के बारे में बताऊँगा, यानी कि मुख में इतने ही चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। चलो लार ग्रंथि को देख ही लेते हैं। तो लार ग्रंथि जिसको सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि लार ग्रंथि से सबसे पहले, लार ग्रंथि से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर स्रावित होता है। क्या? 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होता है। 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होता है, यानी कि इतना लार निर्माण हो जाता है। चलो पहला देखते हैं कि लार ग्रंथि से लाइसोजाइम, टाइलिन तथा म्यूलिन नामक एंजाइम निकलते हैं। कंप्लीट। पहले तक आप लोगों ने सुना होगा कि लार से केवल एक ही एंजाइम निकलता है, उसका नाम है टाइलिन। लेकिन दोस्तों क्लियर, अगर आप इसे डीप में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ टाइलिन के साथ साथ लाइसोजाइम एंड म्यूलिन और टाइलिन तीनों चीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कंप्लीट। इसमें सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन निकलता है। क्या होता है? सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन। इसीलिए हम लोगों को छोटा मतलब कि 10th क्लास से ही हम लोगों को टाइलिन पढ़ने के लिए बोला जाता है। यानी कि मुंह में क्या पाया जाता है? तो कौन सा एंजाइम? तो टाइलिन एंजाइम, डायरेक्ट हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं सेकंड कि लाइसोजाइम एंजाइम कीटाणु को मार देता है। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? कीटाणुओं को मार देता है। टाइलिन एंजाइम स्टार्च मंड को शर्करा कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। यानी कि आप यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं कि जो स्टार्च होता है, जिसको हम लोग मंड बोल रहे हैं, वो मंड क्या है? तो अनाज के ऊपरी परत होता है। अनाज के ऊपरी परत को हम लोग मंड कहते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कर देगा? शर्करा यानी कि मिठास और कार्बोहाइड्रेट, मीठा भोजन में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट ही होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, यानी कि इसका पाचन करता है। बात करते हैं तीसरा। और एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि लाइसोजाइम की अगर बात करें तो देखिएगा, कभी भी जो बच्चे होते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं, उनमें लार काफ़ी ज़्यादा स्रावित होता है। यानी कि बात करें तो एक दिन में 2 लीटर से भी ज़्यादा, क्योंकि उन लोगों को जो भी चीज़ मिल जाता है वही चीज़ खाने लगता है। मिट्टी, कंकड़, पत्थर, जो भी मिल गया हाथ में खेलते वक्त, सारा कुछ अंदर ले लेगा। इसीलिए अंदर कीटाणु भी तो जा सकता है ना, तो इसीलिए उन लोगों में लार निकलता है। और लाइसोजाइम सारा लार निकलता है, जिसमें सर्वाधिक क्या पाया जाता है? टाइलिन। तो वो सब पचा भी देता है अगर अंदर चला गया तो, और उसको मतलब जो भी है वो चबा चबा काम खत्म कर देगा। और लाइसोजाइम जो है, जो भी कीटाणु जो कि उसके शरीर को हानि पहुंचा सके, उसको ये मार देता है, ठीक है। चलो यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया। तीसरी बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तीसरी में बात करेंगे म्यूलिन एंजाइम। म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा बना देता है, उसे निगलने में आसानी होती है। अब यहाँ पे मत बोल दीजिएगा कि जो टाइलिन होता है वही भोजन को गीला करता है या कुछ भी करता है। यहाँ पे जो म्यूलिन एंजाइम होता है वही भोजन को चिपचिपा बना देता है, जिससे उसे निगलने में आसानी होती है। तो दोस्तों लार ग्रंथि की 3 जोड़ी होती है। जैसे हमने बताया यहाँ पे कि जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है वो पैरोटिड की होती है। क्या होती है? पैरोटिड की होती है। और उससे छोटी, पैरोटिड से छोटी सब मंडिबुलर होती है, उससे छोटी सब लिंगुअल होती है। चलिए यहाँ तक आपका आई होप दैट कंप्लीट हो चुका होगा। चलिए बात करते हैं 5वें की कि जब दोस्तों पैरोटिड ग्रंथि, क्योंकि सबसे बड़ी है ना, क्योंकि सबसे बड़ी है, तो पैरोटिड ग्रंथि जो है, पैरोटिड ग्रंथि लार ग्रंथि, जब पैरोटिड लार ग्रंथि जो है विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है, यानी कि वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है,
तब इसमें क्या होता है कि उसमें सूजन आ जाता है। क्या होता है, जब भी वो वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिक्स हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे सूजन आ जाता है जिसे गलसुआ या मम्स कहा जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि गाल के नीचे पट्टी लगाया जाता है, पट्टी साटने वाला, वो आप लोग देखे होंगे। कभी भी गाल फूल जाता है एक तरीके से नीचे, तो वो गाल नहीं फूलता है, वाकई में पैरोटिड ग्रंथि फूलता है। तो उसी के लिए उसमें वायरस चला जाता है, वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इसीलिए उसे पट्टियों द्वारा, पट्टी में जो दवा होता है वो काम करता है, और इससे जो फूलता है तो इसको गलसुगा हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए रिमार्क आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि सांप में पैरोटिड ग्रंथि पॉइजन ग्लैंड का काम करता है। क्या करता है, सांप में जो भी उनका जो सांप में पैरोटिड ग्रंथि होती है, ठीक है, तो क्या करता है, पॉइजन ग्लैंड यानी कि जहर का थैला का काम करेगा, ठीक है। उन लोगों में लार नहीं होता है, उन लोगों का लार काटने के दौरान जो लार आता है वह पॉइजन का काम करता है, ठीक है। चलो मानव की बात कर रहे हैं, तो टीथ के बाद अब लार का काम खत्म हो चुका है, लार के बारे में इससे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो टीथ में दोस्तों कि दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और दांत में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, कैल्शियम की मात्रा हाईएस्ट लेवल पे होता है दांतों में, ठीक है। अगर दांतों के निर्माण की बात करें तो 85% योगदान कैल्शियम फॉस्फेट का होता है एंड 10% योगदान कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। समझ में आया। और जो शेष भाग होता है, यहाँ पे इसको छोटा करते हैं, और जो शेष भाग होता है, वो शेष भाग कैल्शियम क्लोराइड का होता है, ठीक है। दांतों का क्षरण यानी कि जो दांतों का टूटना फूटना होता है वो फ्लोरीन के कारण होता है। किसके कारण, फ्लोरीन के कारण। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मानव के दांत के बारे में। तो मानव के दांत जो है ना फ्रेंड्स, वो 2 प्रकार के होते हैं, मतलब 2 प्रकार का नहीं, 2 परत उनमें पाए जाते हैं। मानव दांत में कितने परत होते हैं, 2 परत। जो बाहर का परत होता है उसे इनामेल कहते हैं, एंड आंतरिक परत इंटरनल जो पार्ट होता है उसे डेंटिन कहते हैं। समझ में आया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम डायग्राम से समझाते हैं कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो दांत में होता है वो बाहर वाला भाग होता है, इनामेल। जैसे यहाँ पे देखे, वही इनामेल कठोर होता है और वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और इनामेल जो है वो वही दांतों की रक्षा भी करता है, क्योंकि जो सबसे कठोर होता है उसी को बॉर्डर पर रखा जाता है, तो बॉर्डर सबसे ऊपर होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं दांत के, कि देखिए इस प्रकार से कोई एक दांत है ना, इस प्रकार से कोई एक दांत है। तो दांतों का जो ऊपर का पार्ट है, ये सब जो ऊपर का पार्ट है, ये सब आपको मैं ठीक से दिखाता हूँ। ये सब जो पार्ट दिख रहा है ऊपर वाला, ये सब पार्ट, इसको हम लोग बोलेंगे इनामेल। क्या बोलेंगे, इनामेल। और जैसे ही हम लोग बात करते हैं निचले पार्ट को, यानी कि दांत के जो भी निचला पार्ट है उससे हम लोग आंतरिक पार्ट, ये निचला नहीं आंतरिक बोल सकते हैं, और ये एक्सटर्नल है। जो ये वाला आप देख पा रहे हैं, ये वाला एक्सटर्नल है एंड ये वाला इंटरनल है। तो इंटरनल पार्ट को दोस्तों डेंटिन बोलते हैं, डेंटाइन, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं स्मॉल करके। चलिए आगे कि दांतों के अगर प्रकार के बारे में हम बात करते हैं, तो दांत के प्रकार जो है ना 2 प्रकार के, मतलब दांतों के प्रकार 4 प्रकार का होता है। पहला इंसीजर, जिसका हिंदी कृतक होता है, एंड सेकंड कैनिन, जिसका हिंदी रत्नक होता है, एंड थर्ड प्री मोलर, जिसका हिंदी अग्र चौवर्णक होता है, एंड फोर्थ मोलर, समझ में आया, जिसका हिंदी चौवर्णक होता है। चलिए तो यहाँ पे आप हिंदी याद रख सकते हैं तो हिंदी याद रखिए, एंड अगर आपको इंग्लिश याद रखना है तो इंग्लिश भी याद कर सकते हैं। इतना ये दांतों के प्रकार हो गया। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं पहला इंसीजर के बारे में, कृतक के बारे में, कि कृतक में क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम इंसीजर कृतक की बात करें इसमें, है ना, अगर हम कृतक की इसमें बात करते हैं तो इसमें हमारा आ जाता है सबसे फर्स्ट कि इंसीजर कृतक, कि इसमें नोज टीथ कहते हैं। ये जो दांत होता है ठीक नाकों के नीचे होता है, ये भोजन को काटने का काम आता है। और इसकी संख्या मानव में इसकी संख्या कितनी होती है, 4 + 4 = 8 होता है। समझ में आया, मतलब 8 के बराबर ये होता है। 4 ऊपर 4 नीचे, जो आपका फर्स्ट में दिखता है वो नाक के जस्ट नीचे होता है, उसे हम लोग कृतक कहते हैं। काटने वाला, कृतक का ट्रिक, कृतक काटने वाला, कृतक काटने वाला, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कैनिन के बारे में। तो कैनिन में जैसे ही हम लोग कैनिन के बारे में बातें करते हैं तो इसमें आ जाता है कि कैनिन, इसे आई टीथ कहते हैं। आई के जस्ट, आई हमारा जो दोनों आँख है, दोनों आँख के जस्ट ये नीचे होता है, ठीक है। यह भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। मानव में इसकी संख्या 2 + 2 = 4 होता है। समझ में आया।
कैनिन दांत, रदनक जो कि आँखों के जस्ट नीचे होता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड भोजन को चीरने फाड़ने का वो काम करता है। और मानव में इसकी संख्या 2+2 = 4 होता है। चलिए बात करते हैं प्रीमोलर। इसको अग्रच्वर्णक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्रच्वर्णक। तो इसे चीक टीथ भी कहते हैं। ये गालों के जस्ट नीचे, गाल के जस्ट नीचे, आँख के नीचे हो गया, नाक के नीचे भी हो गया, और चीक टीथ यानी कि दांतों के जस्ट नीचे भी कहते हैं। तो इस भोजन को यह जो है, यह दांत भोजन को चबाने का काम करता है। बच्चों में यह नहीं पाया जाएगा, क्योंकि बच्चों को जो होता है, छोटा बच्चा, उसको भोजन चबाना नहीं, दूध को पीना रहता है, ठीक है। तो इसलिए उनमें ये दांत नहीं पाया जाता है। चलिए वयस्कों में इसकी संख्या कितनी होती है? 4+4, क्योंकि बच्चों में नहीं पाया जाएगा। तो वयस्कों की बात करें, 4+4 = 8 पाया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा मोलर के बारे में। तो मोलर, जिसको चवर्णक हम लोग कहते हैं, तो चवर्णक की बात करें तो ये इसे विस्डम टीथ भी कहते हैं। ये सबसे आंतरिक होता है, आंतरिक भाग। इसका भी कार्य भोजन का चबाना है, जो हम लोग नीचे सबसे अंदर में होता है। बच्चों में ये मोलर नहीं पाया जाएगा। यानी कौन कौन नहीं पाया जाएगा? वो 4+4 यानी कि 12, 8, 20 दांत उन लोगों में वो नहीं पाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे 8 और 12, 20 दांत ये नहीं पाया जाता है बच्चों में। समझ में आया? तो यहाँ पे हो गया 20 दांत। 20 दांत बच्चों में नहीं पाया जाएगा, यानी कि मोलर एंड प्री मोलर उन लोगों में नहीं पाया जाता है। तो ये इस दांतों की संख्या हम लोगों में होती है 6+6 = 12। तो बच्चों में कुल 20 दांत टूटने के बाद दोबारा निकल जाता है। समझ में आया? 20 दांत टूटने के बाद दोबारा निकल जाता है। इन 20 दांतों को दूध का दांत कहते हैं। दूध के दांत 12 वर्ष तक की अवस्था तक पूर्णतः टूट चुके होते हैं और दोबारा नए दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार मानव जीवन में टोटल दांतों की संख्या की अगर हम बात करें, टोटल मानव जीवन की दांतों की संख्या, तो 20 एंड 32 टोटल कितना हो गया? 52। समझ में आया? थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा पक्षियों को भी ले लेते हैं। पक्षियों के चोंच ही दांतों का रूपांतरित होता है। टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। पक्षियों का चोंच ही दांतों का रूप होता है, रूपांतरित रूप। यानी कि दांत का काम हम लोग कौन करता है? चोंच करता है, चोंच। चलिए बात कर लेते हैं दंत सूत्र के बारे में। तो दोस्तों दंत सूत्र होता है, वयस्क की अगर बात करें तो वयस्कों में होता है 2123/2123। एंड बच्चों की बात करें तो 2102/2102 होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि दांतों की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो पहले ह्यूमन की जो वयस्क का दांत था उनको 2123/2123 क्यों लिया गया है? तो चलिए फर्स्ट में हम लोग बात करते हैं कृतक। तो कृतक दांतों की संख्या कितनी थी? आप ज़रा बताइएगा। 4 है ना। उसके बाद रदनक दांतों की संख्या 2 थी, ऊपर एंड नीचे दोनों जोड़ों की हम लोग बात कर रहे हैं। 4 ऊपर भी थी, 4 नीचे भी थी। एंड रदनक की बात 2 ऊपर भी थी, 2 नीचे भी थी। और बात करते हैं कि अग्रच्वर्णक, तो अग्रच्वर्णक भी हमारी कितनी थी? 4 थी ऊपर, 4 थी नीचे। एंड लास्ट में बात करते हैं चवर्णक, जिसको मोलर कहते हैं, उसकी संख्या 6 थी। समझ में आया? ऊपर इतना था और नीचे इतना हमारा सूत्र बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग दंत सूत्र को निकालते हैं, डेंटल फार्मूला को निकालते हैं, तो इसे हम लोग हाफ हाफ कर देते हैं, हाफ हाफ कर देते हैं। तो 2 का हाफ हो जाएगा 1, 2 का फिर 4 का 2, 2 का 1, 4 का 2 एंड 6 का 3। तो यही लिया गया है, ऐसे ऊपर नीचे करके लिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप दैट वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में शेयर कर दो यार, क्योंकि का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका पार्ट 2 वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, कल के डेट में पार्ट 2 आ जाएगा, जिसमें हम लोग अमाशय के बारे में, ग्रास नली के बारे में सारा कुछ पढ़ लेंगे। अभी मुख्य गुहा इससे ज़्यादा और आपको नहीं पढ़ना है। आपको ये काफ़ी मतलब इंफॉर्मेटिव है वीडियो आपके लिए। सो मुझे विश्वास है कि आप इन्हें ये करते हैं। जब भी आप हमारे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा। एंड ठीक है। और बाकी सब वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यार दोस्तों में शेयर कर दो, आप लोग शेयर नहीं करते हो, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो को द एंड करते हैं।